अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 301 का क्विज़ नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द लेमन स्केट आर सेंटर्ड एट ओरिजिन बट द पोजीशन रिलेटिव टू द पोलर एक्सिस डिपेंड ऑन द साइन प्रीसीडिंग द ए स्क्वायर एंड वेदर डैश अपीयर्स इन द इक्वेशन। कि जो लेमन स्केट होते हैं उनका ओरिजिन तो सेंटर पे होता है और उनकी जो पोजीशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो ए स्क्वायर के साइन पे और दूसरा कि इक्वेशन में साइन थीटा आ रहा है या कॉस टू थीटा आ रहा है, इन दोनों में से एक आ रहा होता है। ठीक है, तो हम बोथ ए और बी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ से हैंडआउट्स में भी दिखा देती हूँ। लेमन स्केट के अंदर अगर आप चाहें, ये देखिए जी, यहाँ पे आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा। द लेमन स्केट आर सेंटर्ड एट ओरिजिन बट द पोजीशन रिलेटिव टू पोलर एक्सिस डिपेंड ऑन द साइन एंड वेदर साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा। तो इसलिए यहाँ से हमने ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें दोनों होंगे, साइन टू थीटा भी और कॉस टू थीटा भी। उसके बाद आगे चलते हैं। तो फॉर अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन द लेंथ ऑफ आर टी, लेंथ के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट आता है। तो यहाँ पे एक्स वो होता है जो आई के साथ हो, तो अंडर रूट 2t का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर बचेगा, प्लस वाई का स्क्वायर यानी t+1 का स्क्वायर और प्लस जी का स्क्वायर यानी जी -1 है तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ से बन रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है आर ऑफ टी दिया हुआ है और साथ में कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव ये है, बताएं ये ट्रू है या फॉल्स। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम 2t का डेरिवेटिव लेंगे, वो 2 आ जाएगा, 3t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, और i और j जो है वो एज इट इज़ साथ लिखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। लेट जी बी द रेक्टेंगुलर बॉक्स डिफाइंड बाय इनइक्वालिटीज़ एक्स वाई और जी, तीनों की लिमिट्स दी हुई हैं और एफ कॉन्टीन्यूस है और ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो किसके इक्वल होगा। तो हमने ये लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है, अपनी वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है इसको कि ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। आप ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर कोई भी पहले आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक्स वाई या जी, तो यहाँ पे आप जो मर्ज़ी ऑर्डर लिख लें, ये तीनों ठीक लिखे हुए हैं, इसलिए हमने ऑल ट्रू का ऑप्शन चूज़ किया। और यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना है कि एंड पे देखें डी वाई आ रहा है ना, सबसे बाहर डी वाई है तो इधर सबसे बाहर लिमिट डी वाई की होनी चाहिए। फिर सेंटर में एक्स है तो इधर सेंटर में लिमिट एक्स की होनी चाहिए, और सबसे अंदर डी जी है तो सबसे अंदर वाली लिमिट डी जी की होनी चाहिए। तो ये तीनों बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिएगा और ऑल का ऑप्शन चूज़ करना है हमने यहाँ से। द इक्वेशन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा रिप्रेजेंट आ, तो ये लेमन स्केट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ से हमने ये लेमन स्केट खोला हुआ सामने, तो ये देखें आर स्क्वायर वाली जितनी भी इक्वेशंस होती हैं ना वो लेमन स्केट की इक्वेशन होती हैं। ठीक है, और साथ में ए स्क्वायर होता है, तो इसमें भी आप देखें ये आर स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, तो यानी ए की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, तो लेमन स्केट को ये शो कर रही है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज सिमेट्रिक अबाउट, ये कार्डियोइड की इक्वेशन है। तो कार्डियोइड की इक्वेशन में आप देखें यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, वहाँ पे हमें पूछी भी है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है। तो इसको अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कट करते हैं तो ये ऊपर और नीचे इसकी सेम शेप आती है, यानी ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हम इनिशियल लाइन भी कहते हैं, तो यहाँ से हमने इनिशियल लाइन चूज़ कर लिया। नेक्स्ट है फंक्शन हमें दिया हुआ है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इन फ्री स्पेस, और अगर हम आर टी के साथ लिमिट अप्लाई करें तो एक्स टी के साथ अलग से लिमिट आ जाएगी, इस वाई टी के साथ अलग से लिमिट आ जाएगी और जी टी के साथ अलग से, तीनों के साथ आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें जी के साथ नहीं लगी हुई, इसमें जी उन्होंने गायब कर दिया है और इसमें एक्स के साथ नहीं लगी हुई, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट है। द वेक्टर आर इज़ कॉन्टीन्यूस एट टी नॉट इफ़, आर जो है वो कॉन्टीन्यूस कब होता है, अगर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हों। ये भी हैंडआउट्स के अंदर हमें दिया हुआ है, ये हम अपने लेक्चर के अंदर चलते हैं लिमिट्स वाले। यहाँ पे आई थिंक इसी लेक्चर में है, ये देखें जी, कॉन्टीन्यूटी ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे, ये तीनों ट्रू होना ठीक है, ये लिमिट डिफाइन हो, एग्जिस्ट करती हो और इन दोनों का आंसर इक्वल हो। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन हमें दिए हैं, इसलिए हमने ऑल का ऑप्शन चूज़ कर लिया। उसके बाद है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए लेंथ क्या होगी, ये सेम रिपीट हो गए। ठीक है, 2 क्विज़ यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए, तो रिपीट भी हुए हैं कुछ। ठीक है, तो आपने भी ये सारे अच्छे से समझ लेने हैं, आपके भी रिपीट हो सकते हैं और स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट यही होंगे। स्मूथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हैज़ अ डैश लाइन एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ, स्मूथ वेक्टर वैल्यूड का जो ग्राफ होता है ना
फंक्शन का, उसके हर पॉइंट पे एक टेंजेंट होता है। ये भी स्टेटमेंट आपकी इधर दी हुई है, एट एवरी पॉइंट। ये देखिए जी, ये स्मूथ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो है हैज़ अ टेंजेंट लाइन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स ग्राफ। तो यहाँ से आपने टेंजेंट सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए थीटा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये स्पाइरल की इक्वेशन होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, स्पाइरल। ये देखिए जी, स्पाइरल की इक्वेशन होती है आर इज इक्वल टू ए थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है ये आर स्क्वायर। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है। पहले अंदर डी आ रहा है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया है कि आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी आर क्यूब बाई 3, और साथ में बाहर हमने लिमिट्स लिखनी है 0 1 आर की, और फिर 1/3 कांस्टेंट था तो हमने बाहर निकाल लिया। अंदर आर की लिमिट्स जो है अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का क्यूब माइनस लोअर पुट करेंगे 0 का क्यूब। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है और 0 ख़त्म हो जाएगा। अब अंदर 1 है तो 1 की थीटा के हिसाब से इंटीग्रेशन करें तो वो थीटा आता है, और थीटा की लिमिट्स पाई और 0 दी हुई थी। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने पुट की, पाई माइनस 0, तो पाई 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई/3 आएगा। तो यहाँ से आप देखें तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा पाई/3 बन रहा है। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। एक्स वाई जी आपको दिया हुआ है, अंदर डी एक्स है तो पहले एक्स के हिसाब से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 1/2 बाहर निकाल लिया, तो एक्स की आपने अपर और लोअर लिमिट पुट की तो वो आंसर 1 आ गया। अब वाई जी है तो वाई के हिसाब से आपने इंटीग्रेट करना है, तो वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, 1/2 फिर बाहर निकाल लें तो बाहर 1/4 हो जाएगा, और अंदर बचेगा वाई स्क्वायर जी। तो वाई स्क्वायर की आपने लिमिट्स पुट कर दी 1 माइनस 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर जी बच गया तो जी के हिसाब से इंटीग्रेशन करेंगे, जी स्क्वायर बाई 2 आएगा, और जी स्क्वायर बाई 2 में से भी 2 आप बाहर निकाल लें तो बाहर 1/8 हो जाता है, और अंदर लिमिट्स आप पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है 1/8। नेक्स्ट ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है? एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। अब ये पॉइंट आपको दिया हुआ है और कहते हैं कि इसके साथ का सेम पॉइंट कौन सा है इनमें से। तो जब हम आर का साइन चेंज कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पे 3 है तो उसका साइन अगर हम चेंज कर देंगे तो -3, तो 189 में से आपने 180 माइनस कर देना है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे अगर 9 आपको नहीं दिया हुआ कोई और पॉइंट है, तो आपने दोनों तरीके से देख लेना है कि आर का जब साइन चेंज हो रहा है ना, पहली आर की वैल्यू होती है, दूसरी थीटा की वैल्यू होती है। तो आर का जब साइन चेंज करते हैं तो थीटा की वैल्यू में या तो 180 ऐड करके आपने देख लेना है कि ऑप्शन दिया हुआ होगा, या माइनस करके देख लेना है। नेक्स्ट ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? प्रोपेलर शेप्ड कर्व्स, ये लेमनस्केट की इक्वेशन है। ठीक है, ये भी हमने देखी भी थी, ये ऊपर दी हुई होंगी आपको यहाँ पे। ये देखें जी, ये चारों इक्वेशन जो आर स्क्वायर वाली होती हैं ये प्रोपेलर शेप्ड कर्व यानी लेमनस्केट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ से हमने लेमनस्केट चूज़ कर लिया। उसके बाद आर ऑफ टी आपको दिया हुआ है फंक्शन 2D स्पेस के अंदर, एक्स टी और वाई टी डिफरेंशिएबल हैं, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? आर का जब आपने डेरिवेटिव लेना है ना तो एक्स टी का भी डेरिवेटिव ले लेना और वाई टी का अलग से डेरिवेटिव, यानी एक्स डैश टी और वाई डैश टी। तो ए ऑप्शन यहाँ से हमारा बन रहा है, क्योंकि बी के अंदर 3 आ गया तो हमें तो ये 2D के अंदर दिया हुआ है ना, तो जी तो हो नहीं सकता यहाँ पे। सी के अंदर एक्स का डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ वाई का लिया हुआ है, और डी के अंदर एक्स का लिया हुआ है लेकिन वाई का डेरिवेटिव नहीं है। तो ए ऑप्शन होगा जिसमें दोनों का डेरिवेटिव मेंशन है। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ दिस इज़ द डैश। ये जो ग्राफ है ये यहाँ से कैसे पता चलेगा? आपने जो इक्वेशन निकालनी है ना उसके लिए आपने इन तीनों में से जो कांस्टेंट यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो भी इग्नोर कर देना है और टी भी इग्नोर कर देना है। जैसे यहाँ पे 1 और टी इग्नोर करेंगे तो अंदर 1 बचेगा आई के साथ, तो 1 आई आ गया। जे वाले में कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, टी के साथ ऐड नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट और ये टी इग्नोर कर देना है, तो सिर्फ -3 बचेगा, तो ये -3 जे आ गया, और साथ में 2 और यहाँ से टी इग्नोर करेंगे तो ये 4k बचेगा। तो ये ए और बी दोनों में आ रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं होता, ये ग्राफ जो है वो पैरेलल होता है। जब हम कांस्टेंट और ये रिमूव कर देते हैं ना तो वो पैरेलल टू वेक्टर होता है। ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया होगा, लेक्चर 27 के अंदर होगा शायद आपका ये, तो वहाँ से आपने देख लेना है। गिवन द इंटीग्रल,
ये आपको इंटीग्रल दिया हुआ है डबल इंटीग्रल, तो इसके अंदर थीटा की लिमिट्स ए से बी तक हैं और आर की लिमिट सी से डी तक हैं। तो नीचे से कौन सा ऑप्शन ठीक है इन चारों में से? तो ये जिसमें मैंने ब्लू टिक किया ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डी एक्स डी वाई को हमने रिप्लेस करना होता है आर डी थीटा से। तो इसमें तो आर डी थीटा ये नहीं हो सकता, और अगर बाहर डी आ रहा है तो बाहर आर की लिमिट्स होनी चाहिए थी जो कि नहीं दी हुई। तो ये आर डी थीटा है और बाहर डी थीटा है तो बाहर थीटा की लिमिट्स आ गई, अंदर डी आ रहा है तो अंदर आर की लिमिट्स आ गई। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आर नहीं दिया हुआ और इसमें फिर उन्होंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। 3D स्पेस के अंदर एक ये जो आर ऑफ टी है ये एक स्मूथ फंक्शन होता है अगर डैश आर एक्स वाई जी जो है वो क्या हो, कॉन्टीन्यूस हो एंड देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ टी एट विच ऑल थ्री डेरिवेटिव्स आर ज़ीरो। कोई भी ऐसी वैल्यू टी की नहीं होनी चाहिए जिस पे तीनों का आंसर ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्टीन्यूस, ये भी थ्योरम है आपके लेक्चर में, आपने देख लेना है वहाँ से। द इक्वेशन आर इज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो आर स्क्वायर वाली जो इक्वेशन जब हमने पहले भी 2 दफ़ा देख लिया वो किसकी होती हैं, लेमनस्केट की होती हैं। द रोज कर्व हैव 2n इक्वली स्पेस्ड पेटल्स ऑफ लूप n इफ़ n इज़, n अगर इवन हो तो हम पेटल्स 2n बनाते हैं, n अगर ऑड हो तो हम n इक्वली स्पेस्ड पेटल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे 2n क्योंकि दिया हुआ है तो इसलिए हमने इवन चूज़ करना है। ये भी मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ रोज कर्व्स के अंदर। ये देखें जी, n इक्वली पेटल्स कब बनती हैं, अगर n ऑड हो, और 2n इक्वली पेटल्स कब बनती हैं, जब n इवन हो। तो यहाँ से हमने इवन चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है द पोजीशन ऑफ लेमाकॉन रिलेटिव टू द पोलर एक्सिस डिपेंड ऑन वेदर। इसमें भी वही साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पे डिपेंड करती है पोजीशन। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये आपके लेक्चर में दी हुई है। ये देखें जी, यहाँ पेज 145 पे आपको दिया हुआ है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज़ आर इज़ इक्वल टू आर टी नॉट प्लस टी आर डैश टी नॉट। तो ये है, यहाँ से हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट बन रही है। नेक्स्ट है कि आप अगर आर ऑफ टी का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक साथ ले लेते हैं तो आपको पता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे का उलट होते हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो आर टी यहाँ पे आपके पास बचता है, ठीक है। ये भी हैंडआउट्स के अंदर आपको दिया हुआ है, लेक्चर 28 के अंदर है ये, एंड पे लास्ट पेज के ऊपर। ये देखें जी, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब आप, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दी हुई है आपको इसके सामने, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब आप साथ लेते हैं तो आर ऑफ टी बचता है, ठीक है। तो ये हमारे आज के क्विज़ थे। तो कोशिश मैंने की है कि एक्सप्लेन कर दूं मैं अच्छे से, उम्मीद है समझ भी आ गई होगी आपको। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है उसका गलत आंसर मार्क किया हुआ है तो वो भी करेक्शन कर सकते हैं आप। थैंक यू।